तारा है। इसी तरह हर रोज मार्गदर्शन करिए, ऐसे हमारे सदन में से भी आ गई थी आज। चलिए, और अगला सत्र आरंभ करते हैं। जैविक खेती और आहार पर हम चर्चा निरंतर करते आ रहे हैं। तो आज आज हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय देहरादून उत्तराखंड से है, और आज वो हमें बीज संरक्षण, बीज पर मार्गदर्शन देने वाले हैं। रघुवीर रावत सर ने सैकड़ों किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया, मार्गदर्शन दिया, और वरिष्ठ वैज्ञानिक है रघुवीर रावत सर, और बीज पर बहुत उनका अनुभव बहुत ही है। तो मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। रघुवीर रावत सर। सदन को मेरा प्रणाम। अभी तक जो योग की क्लास चल रही थी, मालवी जी जो योग करवा रहे थे, बहुत सुंदर उन्होंने योग करवाया। और रजना जी ने बताया कि मुझे सीड पे कुछ बोलना है और सीड के बारे में बताना है, बीज के बारे में। बीज, मैं कोई बीज का साइंटिस्ट नहीं हूँ कि बीज ये मेरा बहुत, लेकिन मैं कुछ अपने अनुभव और जो मैंने सीखा है, जो पढ़ा है, उसके बारे में मैं थोड़ा जानकारी सदन को दूंगा। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही सर, आ आ रही रही है आ सर। रही है, आ रही है। तो मेरे से ज्यादा या सब लोग जानते हैं बीज के बारे में, बहुत सारा सभी किसान लोग इससे जुड़े हुए हैं। सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि बीज की स्थिति इस समय क्या है। बहुत सारी चर्चाएं पहले भी बीज पे हुई हैं हमारे इस सदन में। तो मैं कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में न जाके कुछ बीज, स्पेशली मुख्य फोकस तो यही रहेगा कि हम अपना देसी बीज और बीज को कैसे इम्प्रूव करें। थोड़ा बहुत जानकारी ये भी कि हम बीज को कैसे पहचाने, कौन अच्छा बीज है, क्या हमें थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। जो देसी बीज भी हम उगाते हैं, जो अ, घरों में, चाहे एक पौधा हो या फिर कमर्शियल स्केल पे, बहुत लार्ज स्केल पे हम उगाते हैं देसी, जैसे बल्लर है, तो वो लार्ज स्केल में होते हैं, और देसी बीज है। तो इसी तरह का बहुत सारा चीजें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं कि हम कैसे अपने बीज को और अच्छा बनाएं। और बीज, थोड़ा सा मैं ये जानकारी दे दूं कि बीज एक, जब मैं राजस्थान में हम कुछ बीज खरीदना चाहते थे, राजस्थान में काफी कुछ वैरायटी हैं, जैसे बैंगन की और मिर्च की, जो काफी पुराने समय से लोग उगा रहे थे। तो हमने सोचा कि कुछ बीज उनसे लेके हम दूसरी जगह दें। तो एक किसान ने टमाटर का बीज किलो के हिसाब से, कि मेरे पास 4-5 किलो टमाटर का बीज है और बहुत बढ़िया है, फोटो भी भेजा।
तो वो बीज लिया तो वो बीज जमा, लेकिन वो बहुत फेल रहा। पता चला कि वो बाजार से लाए थे हाइब्रिड टमाटर, और उसका तो बीज उनका कुछ का बीज बना दिया और वो बेच रहे थे। तो ये मतलब इस तरह की जानकारियां किसान को नहीं थी कि भाई ये हाइब्रिड बीज है, इसको आगे हम बीज नहीं बना सकते। नॉर्मली बाजार में अगर हम जाते हैं, अब तो ज्यादातर बीज बाजार से आता है, वेजिटेबल्स का स्पेशली, और बहुत सारे कंपनियों का हाइब्रिड बीज बाजार में उपलब्ध है। और हम सोचते हैं कि चलो ये आगे ये बीज मैं रख लेता हूँ, और आगे ये अच्छा काम कर रहा है, इसको आगे भी मैं बोऊंगा। तो किसान को जानकारी नहीं थी कि वो हाइब्रिड बीज था और वो उसको रख रहा था। तो अभी भले ही हाइब्रिड का ही मतलब लोग पसंद करते हैं, क्योंकि इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। एक किसान को जो कमर्शियल जो एंगल है, उस हिसाब से किसान देखता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लूँ, तो हाइब्रिड में स्पेशली वेजिटेबल में हाइब्रिड की तरफ भागता है। तो हाइब्रिड बीज ऑलरेडी मार्केट में विभिन्न कंपनियों द्वारा उपलब्ध है। मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं, बीज हाइब्रिड भी होता है हाइब्रिड भी कई तरह का होता है। कुछ हाइब्रिड ऐसा भी बीज होता है जो बीज ही नहीं बनाता है। इस तरह की कंपनियों ने अपनी जालसाजी में इस तरह से उन्होंने कर दिया है कि बीज एक दफे तो जो अच्छा जमेगा और उत्पादन भी देगा, लेकिन उसका आगे बीज जर्मिनेशन ही नहीं करेगा, तो स्टेराइल हो जाएगा वो बिल्कुल। तो ये एक व्यापारिक दृष्टिकोण जो कंपनियां अपना रही हैं, विभिन्न अ, राष्ट्रीय हमारी राष्ट्रीय तो उतनी नहीं है, ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं, और इसमें भी ज्यादा यूरोप और अमेरिका की कंपनियां हैं जो इस तरह का बीज बाजार में लाती है, और इनकी काफी रेपुटेशन भी है, और इनका बीज परफॉर्म भी करता है। तो इसलिए लोग उस पे, और महंगा बहुत होता है, हजारों लाखों रुपए किलो ये बीज हो सकता है, लेकिन उसको प्रोडक्शन को देखते हुए किसान इसको खरीदते हैं, और एक बहुत बड़ा शेयर, बहुत बड़ा आ, पैसा जो है हम मार्केट को देते हैं। ओवरऑल किसानी को देखें तो आज हमारी किसानी जो है वो इस तरह की है कि अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें से कहीं कहीं तो 50 रुपये, कहीं 70 रुपये भी है, और कहीं 30 रुपये, इतना हम मार्केट को देते हैं इस फॉर्म में कि बीज लेते हैं, खाद लेते हैं, आ, अच्छी क्वालिटी का बीज लेने की कोशिश करते हैं, फिर वो उसको बचाने का, क्योंकि जो बीज ज्यादा उत्पादन देगा, ज्यादा उसमें, तो उसमें बीमारियां भी बहुत लगती हैं, और वो हमें फिर पेस्टिसाइड बहुत सारे जो मार्केट में है उसको खरीदते हैं। शुरू से ही जहाँ से हमारे खेती शुरू होती है, ट्रैक्टर हो गया, उसका पेट्रोल हो गया, बहुत बहुत सारी चीजें, तो जितना भी मतलब ये कैश में मार्केट में किसान की जेब से जाता है। और नेट प्रॉफिट तब आज हम उसको उस ढंग से देखते हैं कि हमारा जो है अ, इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है, इतना पैसा लग गया है, लेकिन अब क्रॉप तो फेल हो गई है। तो अमूमन ऐसा अभी भी रुका नहीं है, और किसान आत्महत्या करते हैं कि भाई जो तो खर्चा तो हो गया ज्यादा, लेकिन क्रॉप फेल होगी, जो आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि जो मौसम जो बदलाव हो रहा है, और मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि जब अभी हमारे यहाँ पे देहरादून
इस समय बारिश नहीं होती थी, अगस्त के बाद बारिश बहुत कम हो जाती थी। तो जो पहाड़ में मैं अभी गया था तो किसानों ने जो क्रॉप वहाँ पे ऑफ सीजन क्रॉप होती हैं, जैसे मटर, बीन्स इत्यादि, तो ये अभी फेल के कगार पे हैं। राजमा, क्योंकि बारिश ऐसे समय पे हो रही है जब उसमें फ्लावरिंग आती है, जब उसमें शूटिंग आती है, तो ये एक ऐसी चीज है जो जिसको रोका नहीं जा सकता है, जिसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा खर्चा तो हो ही जाता है। अगर हम इस तरह की खेती करते हैं जो टोटली डिपेंडेंट है मार्केट, तो इसको कैसे हम रोकें, इससे कैसे हम बचें? अगर हम थोड़ा सा मार्केट की तरफ देखें तो हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड हाइब्रिड लोग करते हैं, हाँ, तो हाइब्रिड किसमें है? हाइब्रिड बहुत ज्यादा नहीं है। मैं कंपनियों की भी बात करूं जो मार्केट में होता है, उसमें सिर्फ 5% ही हाइब्रिड है। 95% अभी भी आपको पैकेट जो मिलेंगे उस पे लिखा होगा इम्प्रूव्ड सीड या फलाना सीड। हाइब्रिड सिर्फ अगर आप देखेंगे तो जहाँ F1 लिखा होता है, वो कई कई जो कंपनियां तो नाम ही हाइब्रिड सीड से बेचते हैं, मतलब ब्रांड ही उनका हाइब्रिड होता है, अंदर हाइब्रिड नहीं होता है। अंदर जो है सिंपल सीड है या ओपन पॉलिनेटेड सीड है, लेकिन कंपनी का ब्रांड नेम ही हाइब्रिड है। तो इस तरह से बेचते हैं कि हाइब्रिड सोयाबीन सीड, हाइब्रिड पैडी सीड, या इस तरह का वो बेचते हैं, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, हाइब्रिड ऐसा कुछ नहीं है। और हमें जानकारी नहीं होती है कि ये, मैं एक सिंपल जानकारी कह रहा हूँ, लेकिन हाइब्रिड जो होगा, सर्टिफाइड हाइब्रिड होगा, उस पे लिखा होगा F1, F1 हाइब्रिड। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। जो हमारे कुछ धान है, अब शायद गेहूं में भी, और विशेषतः मक्का में, और जो हमारे जितने भी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हैं, जैसे ये सारे वेजिटेबल्स हैं, गोभी है, सेल्फ पॉलिनेटेड भी टमाटर है, तो इस तरह के क्रॉप्स में हाइब्रिड बाजार में है। और ये काफी महंगे दामों में मिलते हैं, और किसान को लगता है कि मैं ये अगर लार्ज स्केल में इसको मैं उगाता हूँ तो इससे फायदा होता है, लेकिन जब उसमें नुकसान, जब वो क्रॉप फेल होती है किसी कारण से, डिजीज की वजह से या फिर क्लाइमेट की वजह से, तो फिर बड़ा नुकसान भी होता है, क्योंकि हम क्लाइमेट पे हमारा कंट्रोल, वेदर पे हमारा कंट्रोल नहीं। तो इन सब को देखते हुए हमें, विशेषतः किसान को चाहिए कि वो अपना बैकअप भी तैयार रखे। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हाइब्रिड आप उत्पादन करें, लेकिन बैकअप भी वो तैयार रखे, आपके पास अपना बीज होना चाहिए। और एक कुछ लोगों ने इसमें बहुत अच्छा काम किया कि उस देसी बीजों का संरक्षण किया, बहुत सारे वैरायटी का संरक्षण किया। मैं इधर पौड़ी में गया था, इधर हमारे जैसे घूमते हुए तो एक किसान हमें मिले, काफी पुराने। वो मूला उगा रहे थे, देसी मूला होता है यहाँ पे, जो सब्जी में यूज होता है, सलाद में नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब देखो जी, मैंने तो 35 किलो का मूला उगाया, का वजन 35 किलो था मेरे। काफी वो ले गए उधर प्रदर्शनी में, काफी इनाम उनाम मिला उनको। एक मूला उन्होंने 35 किलो का उगाया। तो ये भी एक टेंडेंसी किसान की होती, बड़ा से बड़ा उगाया, ये इतना बड़ा हो गया जी। लेकिन कोई भी चीज जब बड़ा होता है तो वो एक ही होता है, वो फिर वो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये
اس میں پوٹینشیل تھا وہ بڑا ہو گیا، لیکن وہ جہاں 100 ہونے تھے وہاں 1 ہی ہوا. تو یہ ٹینڈنسی بھی مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بڑا ہونا کوئی بہت بڑا وہ نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا بڑا بینگن ہے یا میرا پاس اتنا وہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارا جو میڈیم سائز یا جو نارمل یوز میں ہوتا ہے وہ ویرائٹی ایسی ہو کہ جو جس کو ہم مارکیٹ کر سکیں، جس کو ہم لوگوں کو ابھی ایک ملا کون لے گا 35 کلو. تو ویرائٹی بہت جو پارمپرک ویرائٹی ہیں اس کا پوٹینشیل کتنا ہے، یہ اس کا لارج پوٹینشیل ہے کہ وہ اتنا بڑا. لیکن وہ نارملی میں وہ 1 کلو کا نارمل وہ ہوتا ہے. اور اس کا اسپیشلی اس سمے ہوتا ہے جب برسات رہتی ہے، اور برسات میں سبزیوں کی جو ہے یہاں پہ کافی قلت رہتی ہے، ملتا نہیں ہے سبزیاں بازار میں. تو اس سمے وہ ملا 30-40 روپے 50 روپے کلو بھی بکتا ہے. اور وہاں کے کسان کئی جگہ پہ یہ اگایا جاتا ہے، تو وہ مارکیٹ میں سبزی کے روپ میں پریوگ ہوتا ہے. اس کا الگ ایک فلیور ہے. اس طرح کے مطلب ہے دیسی، اس طرح کا بہت ساری ہمارے پاس دیسی ویرائٹیز ہیں. اور جو ہم نے سمے کے ساتھ کھو دی ہیں، وہ تو کچھ لوگوں نے اپنا وشیش انٹرسٹ پیدا کر کے محنت کر کے کچھ ویرائٹی بچا رکھے ہیں. لیکن میں بولوں اگر تو ویجیٹیبل میں تو 90% ویرائٹی ہم کھو چکے ہیں، جن کو ہم دیسی کہتے ہیں، جو دیسی ویرائٹی تھی. اور جو اس کو ہم بولتے تھے اوپن پولینیٹڈ ویرائٹی یا ہماری ایئر لوم ویرائٹی جو پارمپرک روپ سے چلی آ رہی تھی. اور اس کو چھوڑنے کا کارن یہ بھی تھا کہ اس کا پروڈکشن کم ہو رہا تھا. کچھ اس لیے بھی چھوٹے کہ اس میں بیماریاں آ گئی تھی، کیونکہ ہم جو پدھتیاں اپیوگ کر رہے تھے، کیونکہ پہلے تو ہم شدھ اپنا گھر کا گوبر اور اتیادی جیوک روپ سے کر رہے تھے. بعد میں کھاد کی طرف مڑ گئے تو ان کو وہ سہن نہیں کر پائی وہ ویرائٹی. اور ویرائٹی کا دھیرے دھیرے چرن ہو گیا، اور وہ ہمارے کھیت سے ہمارے جو پارمپرک طریقہ تھا، جو بیج رکھنے کا جو پارمپرک سسٹم تھا، وہ بھی ایک طرح سے دھوست ہو گیا. کیونکہ مارکیٹ میں بیج پرچور پہلے مارکیٹ ہوتا ہی نہیں تھا بیج کا. تو کہتے ہیں جب مارکیٹ بیج کا بنا تو اس کو ایک ویاپار لوگوں نے بنا دیا. اب بن گیا یہ، کیونکہ ہم انترراشٹریہ گلوبلائزیشن کا یہی افیکٹ ہے کہ ہر چیز کا ویاپار ہو رہا ہے. مٹی کا بھی ویاپار ہو رہا ہے، تو ہم ہر چیز کو ویاپارک درشٹی دیکھتے ہیں. اور آج کھیتی بھی کو بھی ہم ویاپارک درشٹی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا یونٹ ایریا ہے، اس سے ہم کتنا پیسہ کما سکتے ہیں، کس طرح سے کما سکتے ہیں. یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس 1 ایکڑ زمین ہے، اس سے ہم کتنا زیادہ سے زیادہ اتپادن لے سکتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ پروفٹ لے سکتے ہیں. تو ابھی یہ جو ہم یہاں پہ اس سدن میں بہت ساری باتیں کرتے رہے ہیں کہ جیوک روپ سے، تو جیوک کسانوں نے بھی مطلب یہ بتایا کہ بھائی ہم بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں، اور ہمارا جو اتپاد ہے وہ مہنگے داموں پہ بھی بکتا ہے. بھلے ہی تھوڑا پروڈکشن نامنل مطلب ایسا نہیں کہ کم ہے، اچھا ہے پروڈکشن. کچھ کسانوں نے تو یہ بھی بتایا کہ ہم نارمل سے بہت زیادہ پروڈکشن لیتے ہیں، جو کیمیکل کر رہے ہیں ان سے بھی زیادہ پروڈکشن لے رہے ہیں. تو یہ پر سوچنے کا طریقہ وہی ہے کہ ہم یونٹ ایریا 1 ایکڑ سے یا ½ ایکڑ سے ہمارا پروڈکشن ہمارا پروفٹ کتنا ہے. اور یہ بھی دیکھنے کو آئے کہ ان کا جو ہے خرچہ ایک دم
0 हो गया है, ऑलमोस्ट 10% हो गया है, 15 काफी कम हो गया है। और इस तरह से जो यहाँ पे वार्ताएं हमारे इस सदन में होती रही। मैं थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहूंगा सीड के बारे में। एक कितने तरह के जो बाजार में सीड उपलब्ध हैं। अभी तो हाइब्रिड सीड है, पर एक और सीड आपको देखा होगा कि पॉली हाउस में उगाया जाता है। और जैसे खीरा, करेला या कुछ और जो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज है, अ, उनको उगाया जाता है। तो अ, जिसमें कि पर परागण परागण होना आवश्यक है। तो एक और तरह का सीड फिर इन इन इनको देखते हुए एक पॉली हाउस कल्चर को देखते हुए ये अ, इस तरह का सीड विकसित हुआ जिसको हम पार्थेनोकार्पिक सीड कहते हैं। और ये भी मार्केट में है। पहले ये शायद इधर यूरोप कंट्री से आता था ये बीज। अभी इंडिया में भी शायद प्रोडक्शन शुरू हो गया है। इसमें आपने देखा होगा कि एक अ, जो खीरा या कद्दू हम उगाते हैं, या जो भी बेल वर्गीय फसलें हम उगाते हैं, तो उसमें एक नर होता है, एक मादा होता है, फूल निकलता है। लेकिन ये जो पार्थेनोकार्पिक वैरायटी है, इसमें नर और मादा एक ही में होता है तो वो खीरा ही। तो ऐसा भी मतलब बाजार में बीज है जो इसको जरूरत नहीं पड़ती है दूसरे नर फूल की क्रॉस पोलिनेशन की, इसको जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा ये पॉली हाउस के अंदर उगाया जाता है। और क्योंकि पॉली हाउस के अंदर जो है, जो पर परागण है उसकी संभावना बहुत कम होती है। तो इस तरह का बीज भी बाजार में है। तो उस भले ही वो बीज 4 रुपए का 5 रुपए का एक बीज होता है, तो महंगा तो है, लेकिन इस तरह की भी तकनीकी अब आ गई है कि वो बीज को, उस वैरायटी को जो है क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक नया डेवलपमेंट है। लेकिन क्या हमें, हाँ, क्योंकि पॉली हाउस में तो खेती हो नहीं सकती इतने लार्ज स्केल में, क्या हमें किस तरह से अपना बीज, क्या बीज को हम कैसे सेलेक्ट करें। अभी भी मैं जैसे कह रहा हूँ कि लोग बोलते हैं कि ठीक है, आ, आ, देसी बीज कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा देसी बीज, किसके पास मिलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा बीज आ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये बीज आपको किसी किसान के पास ही मिलेगा या कुछ। ऐसी बहुत सारी वेराइटीज पूसा इंस्टीट्यूट या फिर NBPGRA द्वारा, और ये आपका पंतनगर और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है। ऐसा ओपन पॉलिनेटेड, जिसको हम देसी भी कह सकते हैं, ऐसा बीज वहां भी बनाया जाता है जो कि मार्केट में आता रहता है। और जो हमारी वेराइटीज इम्प्रूव हुई हैं, इम्प्रूव सीड करके वो उस पर लिखा रहता है उनका, इम्प्रूव वेराइटी। और ये सब देसी वेराइटी हम कह सकते हैं इसको, मॉडिफाइड देसी वेराइटीज। बहुत सारी हमने पारंपरिक बहुत पुरानी वेराइटीज, एक काशी टमाटर है जैसे, ये अभी भी हैं लोगों के पास, और ये उनके पास भी हैं। आपको NBPGRA में मिल जाएगा। पारंपरिक देसी वेराइटी भी मार्केट में है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी हैं जो देसी बीज बेचती है, या जिनको रैपर पे आपको मिलेगा कि इम्प्रूव सीड, F1 नहीं है। जहाँ F1 लिखा हुआ है वहाँ ये मतलब है कि वो हाइब्रिड है। तो जो F1 नहीं है वो सारी देसी वेराइटी हम उसको कह सकते हैं, या ओपन पॉलिनेटेड वेराइटी कह सकते हैं। हम उसका भी यूज कर सकते हैं
क्योंकि सतत रूप से जो कंपनियां जो अपने रिसर्च से इसको इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, तो उसको हम अपना सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ये वैरायटी हमारे लिए ठीक है। और तो मतलब कई होता है ना कि नहीं है जी वो तो देसी वैरायटी केवल किसान के पास ही, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब है देसी वैरायटी मार्केट में भी है, और अभी भी 90% वो वही वैरायटी हैं जो ओपन पॉलिनेटेड अभी भी मार्केट में है। कुछ कंपनियां, मैं अभी नाम बोल रहा हूँ उनका, वो तो बेचती नहीं है हाइब्रिड, वो केवल देसी वैरायटी को इम्प्रूव करके अच्छा पीस सेलेक्ट करके बेचती है। तो उस पे मेरा फोकस है कि वो जो कंपनियां और उनका अच्छा खासा मार्केट है, और हम सभी लोग उसको उगाते हैं, बाजार से लाते हैं। और तो वो जो इस तरह का बीज है, क्योंकि हाइब्रिड बनाना बहुत कठिन तो नहीं है, हाइब्रिड भी हम बना सकते हैं, लेकिन वो जो देसी बीज मार्केट में आता है इम्प्रूव सीड के नाम पे या अच्छा बीज के नाम पे, वो बीज भी हम उपयोग में ला सकते हैं और उसको आगे के लिए रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम किस बीज को आगे के लिए रखें, कि हम उसको आगे फिर उसका बीज बनाएं और फिर उसको आगे अपने प्रयोग में लाएं, लोगों को बांटें, अपना उत्पादन लें। ये ये मतलब जरूरी नहीं है कि हमें किसी किसान से ही मिले, किसी के, हाँ बहुत किसान इस पे काम कर रहे हैं। आपको लगता है वो वैरायटी अच्छी, देखो आज की हमारी जरूरतें, बहुत सारे प्रोडक्शन भी होना चाहिए, उसका उस पे जो है बीमारियां भी नहीं लगनी चाहिए, टाइम से पकना चाहिए। तो ये सब चीजें पे काफी रिसर्च हुई है। ऐसा नहीं है कि ये सब बेकार है, कि बाजार में जो पैकेट में आ रहा है वो बेकार ही है, ऐसा नहीं है। तो अभी भी हम 90%, अब जैसे सोयाबीन या बहुत सारी दालें, उड़द हो गई, मूंग हो गई, मसूर हो गई, कोई इसमें भी लोग कहते हैं जी मेरे पास हाइब्रिड मसूर है, हाइब्रिड सोयाबीन है, हाइब्रिड मटर है, जबकि इसमें कोई हाइब्रिड है ही। इसमें दालों में कोई भी हाइब्रिड, या सेम है, बीन है, इसमें हाइब्रिड अभी तक आया नहीं। हाइब्रिड बनाना इसमें मुश्किल काम होता है, और ये परफॉर्म भले ही है, अब आने लग गया है, लेकिन ये वो क्रॉप है जिसमें हाइब्रिड अभी भी जरूरत नहीं है, हाइब्रिड आता नहीं है। तो इसे, ये तो वेराइटी है जो बाजार में भी उपलब्ध है, और इम्प्रूव वेराइटी। सवाल यह है कि वो इम्प्रूव वेराइटी क्या होती है, ये इम्प्रूव वेराइटी कैसे बनाई जाती है। जो भी वैरायटी होती है, इम्प्रूव वैरायटी का मतलब है यूनिफॉर्मिटी उसमें होती है। पहली बात तो उसमें ये होती है कि यूनिफॉर्मिटी होती है, कि आपने उस पे सपोज कोई इम्प्रूव वैरायटी ली और उसको बोया, तो उसका एक पैटर्न है कि वो उसमें कुछ, कि वो टाइम से पकता है, या उसमें एक सा, अब जैसे पहले बहुत सारी हमारे पास वैरायटी थी, देसी वैरायटी, उड़द की, मूंग की। उसमें क्या होता था कि जैसे जैसे फलियां आ, लगती थी तो वो पकती भी रहती थी, कुछ लगी रही है, कुछ फूल आ ही रहा है, और कुछ फलियां पक रही हैं। तो उसमें क्या होता था कि किसान को वो जो पक गई उसको तोड़ के इकट्ठा करना पड़ता था। मैंने यहाँ ललितपुर में देखी थी ऐसी पुरानी वैरायटी, तो बड़ा कम्बरसम, मतलब एक ज्यादा, मतलब लेबर बढ़ गई, आपको वो फलियां तोड़नी है देसी वैरायटी पुरानी है। तो ये वैरायटी आज वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब इसमें दिक्कत है कि वो कुछ जो पक रहे हैं उसको आप हर दिन जाके निकालें, है ना। तो अब वो वैरायटी वो भी देसी है, जो नई वैरायटी आई इम्प्रूव वैरायटी, वो एनपीपीसीआर ने उसमें काम किया, तो उन्होंने निकाली कि वो एक साथ पकती, वो मूंग की वैरायटी एक साथ सारी फलियां पकती हैं, तो आप उसको एक साथ काट के एक साथ तो
یہ اس طرح کا کام ہمارے انسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں، اور یہ ویرائٹی بازار میں ہے، انوی پہ چہرے دلی میں جائیں گے آپ، پوسا میں جائیں گے تو وہاں پہ بہت ساری ایسی ویرائٹی ہیں جس کو، اور بالکل اس کو آپ نیٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گے کہ ان ویرائٹی کی کی جو ویرائٹی ہیں اس میں کیا خاصیت ہے، ان کی کتنا اتپادن ہوتا ہے، وہ ہائیبریڈ نہیں ہے، اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اس بیج کو، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو ان کو بھی کسان چاہے تو ان کو بھی رکھے اور اس کو اتپادن کرے، اس کا بیج بنائے، اس کو آگے پروپوگیٹ کرے۔ اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا سا کسان کو، کیونکہ ابھی کسان کا جو فوکس ہے وہ ٹوٹل مارکیٹ کے بیچ پہ ہے کہ کون سا اچھا ہے، کون سا یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، ان کا نام بھی پتا ہے، لیکن اب تھوڑا ضرورت یہ ہے کہ یہ اچھا تو ہے پر اس کو آگے ہم کیسے اس کو سرکشن کر سکے، اس بیج کو اپنے آپ اگا سکے، تاکہ ہم ہر سمے مارکیٹ پہ، اب ہمیں پتہ نہیں ہے مارکیٹ میں کیا ہے لیکن ہم بس وہی لیتے جا رہے ہیں۔ ہمارا اپنا سیلف ڈپینڈنسی سیٹ پہ ختم ہو چکی ہے کہ پہلے ہمارے جو طریقے ہوتے تھے سیڈ اسٹوریج کے، سیڈ پروڈکشن کے، کون سا بیج رکھنا ہے، کب رکھنا ہے، اس کا ڈرائنگ کیسے کرنی ہے، وہ سب وہ جو نالج تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب کئی لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہے سیڈ کیسے رکھا جاتا ہے، اس کے طریقے ہوتے ہیں، اس کا جو دیسی طریقے تھے کہ ہم اس کو کس میں رکھتے ہیں کہ وہ اس کی جرمنیشن بنی رہے، یہ سب طریقے ختم ہو گئے ہیں کیونکہ ہم ٹوٹل مارکیٹ پہ ڈپینڈنٹ ہیں، یہاں اوپن پولینیٹڈ کے لیے بھی، اور ہائیبریڈ تو چل ہی رہا ہے۔ تو ہائیبریڈ کا تو خیر چھوڑو کہ ہائیبریڈ بازار سے اگر لاتے ہیں تو صرف پروڈکشن پرپز کے لیے، لیکن میں وہ اوپن پولینیٹڈ، ابھی بھی میں نے کہا کہ بہت ساری ویرائٹی دالوں میں تو سبھی بینس، یہ ساری ویرائٹی جو ہے ابھی ہائیبریڈ نہیں ہے۔ سیم ہو گئی یا اس طرح کا اگر کوئی کہتا ہے، یہ صرف ویرائٹی ہوتی ہے جس کو آپ آگے پروپیگیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ویرائٹی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی نیا گیہوں نکلتا ہے تو آتا ہے کہ بھائی یہ اس کا پروڈکشن اتنا ہے، فاؤنڈیشن سیٹ یا اس طرح کا، یہ بریڈنگ سیٹ، فاؤنڈیشن سیٹ جس کا ٹرمینالوجی ہے، اور یہ سیٹ جب آتا ہے بازار میں تو یہ اچھا اتپادن پہلے سال دیتا ہے، دوسرے سال بھی دیتا ہے، تیسرے سال دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی 4-5 سال 6 سال تک اس کو اگائے تو اور کم ہو جاتا ہے، اور ایک لیول ایسا آتا ہے کہ نارملی کسان نے تب اسٹریٹجی بنا دی کہ 3 سال بعد بدلو، کہ کوئی بھی نیا بیج آتا ہے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن سے تو وہ بیج جو ہے 3 سال بعد ہم تک یوز کرو، پھر نیا لے لو، ہے نا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ کیوں وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سرٹین جو ودیاں سیڈ پروڈکشن کی ہوتی ہیں کہ بھائی ہم نے سیڈ پروڈکشن پہ دھیان نہیں دیا۔ دیکھو، ایک تو کھانے کے لیے ہم پروڈکشن کرتے ہیں، بیچنے کے لیے پروڈکشن کرتے ہیں، اور ایک سیڈ پروڈکشن ہوتا ہے جو چاہے گیہوں ہو، دھان ہو، جو ویرائٹی ہم آگے رکھنا چاہتے ہیں اس کا الگ سے، میرا ماننا یہ ہے کہ الگ سے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پیچ ہونا چاہیے، یا اگر کسی کے کسان کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے اور وہ گیہوں اگاتا ہے، گیہوں اور یا سویابین اگاتا ہے یا کوئی اور ویرائٹی اگاتا ہے، تو وہ 5 ایکڑ میں سے کوارٹر ایکڑ یا اس سے بھی تھوڑا کم ایریا اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ سیڈ پروڈکشن کے لیے، اور اس کی کچھ وشیش چیزیں اس میں کرنی پڑتی، بہت ساری چیزیں اس میں، سیڈ پروڈکشن بالکل ڈفرینٹ، اور جو پہلے ہمارے پروج کرتے تھے ان کا طریقے کچھ دوسرے تھے، لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کا سیڈ پروڈکشن
विधियों को फिर से अपने मतलब प्रयोग में लाए कि सीड प्रोडक्शन कैसे होता है। अदरवाइज हम सब कुछ भूलते चले जाएंगे और टोटली डिपेंडेंट मार्केट पे हो जाएगी। कंपनियां कभी भी बीज को बदल सकती हैं, कभी भी ऐसा बीज आ सकता है कि आपका एक चीज फसल हो गई, दूसरा ना हो, दूसरा आप हाइब्रिड तो भाई हाइब्रिड दोबारा तो काम करता नहीं, दोबारा उसमें डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, आप उसका बीज बना नहीं सकते हैं। तो ज्यादा तो हाइब्रिड ही की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी दालों में भी हाइब्रिड बनाया जा सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन उसकी उसकी जो है उस पे उतना कंट्रोल कंपनी का अभी नहीं है, जैसे कंट्रोल जैसे वेजिटेबल्स पे है ज्यादातर। कैप्सिकम हो गई आपकी, गोभी हो गई, या जो ये बेल वाली सब्जियां हैं, करेला, लौकी, इस तरह का जो हाइब्रिड आ रहा है बाजार में, इस पे कंपनियों का कंट्रोल है। वो जो हाइब्रिड वो बना रहे हैं, आप नहीं बना सकते हैं उसको, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस पे पीछे एक रिसर्च होती है जिसमें ये पता किया जाता है कि भाई कौन सी, देखो एक हाइब्रिड तो कोई भी अभी किसान जैसे कनाडा में के कुछ किसान आते थे इधर, तो वो हाइब्रिड भी बनाते हैं। तो वहाँ पे पढ़े लिखे अच्छे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी लोग जो हैं खेती करते हैं, और फिर हाइब्रिड बनाते हैं अपने खेत में। हाइब्रिड प्रोडक्शन किसान करता है और अपने ब्रांड से बेचता है। तो हाइब्रिड कोई खराब चीज नहीं है। हाइब्रिड एक प्रकृति का नियम है, जो भी सीड बना है, जो भी, क्योंकि ये सभी जो चीजें आज हम उगा रहे हैं ये जंगली थी पहले, और जंगल में इनका उत्पादन बिल्कुल मंडुआ है, जैसे रागी जिसको कहते हैं, वो तो अभी भी जंगल में आपके घास में भी मिल जाएगा, एक उसकी जो जहाँ से वो निकला है। झंगोरा है जिसको हम अ, सांवा कहते हैं, ये तो घास अभी भी होता है हमारे इधर। उस पे भी लगभग लगभग 10% अगर वो हमारा जो वेराइटी हम उगा रहे हैं वो अगर 1 किलो होता है तो 100 ग्राम वो भी होता है, और वैसे ही है। तो ये सब प्रकृति से निकले हैं, और जब खेत में आए तो इसको इम्प्रूव किया गया है। और ये जो हाइब्रिड का चक्कर है, या जो सीड बाजार, सीड का जो मार्केट बना, ये तो 100 साल पुराना भी नहीं है, 80-90 साल पुराना है जब से। और इंडिया में तो मैं कहूँगा 50-60 साल ही पुराना है, जब 60-70 साल पुराना है जब मार्केट में सीड आया। इससे पहले तो सारा किसानी के पास था, और उसी ने इम्प्रूव किया। और हमारे जो दस्तावेज बताते हैं, गजेटियर्स, विदर्भ में 60 क्विंटल धान पर एकड़ उगाया किसान ने, इस तरह का बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड हैं कि समय भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। तो ये सब किसान ने किया है, मेरा बोलने मतलब है। उस समय कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं थे, कोई वैज्ञानिक नहीं थे, किसानी वैज्ञानिक था, और उन्होंने इम्प्रूव करके इसको बनाया। तो उसी पे मेरा फोकस रहेगा कि हम, ऐसा नहीं है कि पुराने तरीके भी बहुत अच्छे थे, तो पुराने और नए तरीकों का उपयोग करके हमें अपना सीड प्रोडक्शन सिस्टम भी डेवलप करना चाहिए। और जो वैरायटी हमें लगती है कि बहुत अच्छी है, उसका टेस्ट भी अच्छा है, उसका मार्केट भी अच्छा है, उसका सीड बनाना हमें आना चाहिए, बशर्ते कि वो हाइब्रिड नहीं है। वैसे तो हाइब्रिड को भी ठीक किया जा सकता है, पर वो थोड़ा लंबा समय लेता है। जो हमारे इंस्टीट्यूट है, एनवीपीजीआर है या पंतनगर, ये जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, या जो हमारी पूरी चेन है ऑल ओवर इंडिया एनवीपीजीआर की, ये सभी उसमें काम करते हैं हाइब्रिड। और जो भी इम्प्रूव वैरायटी निकलती है वो आपको मैं जानकारी दे दूं, वो ज्यादातर हाइब्रिड से ही बनाई जाती है, लेकिन उसमें बड़ा लंबा समय लगता है, सेग्रीगेशन किया जाता है। आगे थोड़ा सा मैं उसमें बताऊंगा किस तरह से किया जाता है। तो वो
ہائبریڈائزیشن کرتے ہیں، پھر اس کا سلیکشن کر کے 5 7 6 7 سال 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، پھر اس کو ایک امپروو سیڈ دیسی سیڈ بننے میں، جس کو ہم بوئیں تو نکلے اتنا ہی، جس کو ہم بوئیں تو وہ کم نہ ہو، جیسے ہائبریڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اور اگر ہم بہت اچھے پڑھے لکھے کسان ہیں، وہ شرد جی نے تو بنایا ہے نا، وہ آپ کے پتا جی نے وہ بیج بنایا ہے جو آپ گاؤں پہ بولر بو رہے ہیں، تو وہ ایک اس طرح کے طریقے ہیں جو بیج بنانے کے، جو انہوں نے پہلے ہائیبریڈ بنایا ہوگا، اس کو پالینیٹ کیا ہوگا، پھر اس کو سیگریگیٹ کیا، تو اس طرح کے طریقے کسان کو بھی آنے چاہیے اور کسان کو اس میں جانکاری ہونی چاہیے، ادروائز ہم ٹوٹل مارکیٹ پہ اپنا جیب کا پیسہ مارکیٹ میں پھینکتے رہیں گے، اور وہ جو مجھے لگتا ہے جو آج کسان کمزور ہو رہا ہے، جو کسان کو لابھ نہیں ہو رہا ہے، اس کا ایک ہی کارن ہے کہ ہم کیلکولیٹ کریں کہ ارے بھائی ہم اگر 1 ایکڑ میں کھیتی کر رہے ہیں تو ہم مارکیٹ کو کتنا دے رہے ہیں، اس بیج مارکیٹ سے لا رہے ہیں، سبھی چیزیں، تو اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور زیرو کرنے کی ضرورت ہے، اور جیوک کھیتی بھی اس میں آتی ہے، پھر کہ ہم اپنا فرٹیلائزر، اپنا پیسٹی سائڈ، اپنا بیج کر رہے ہیں، کافی کسان لوگ اس کو کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ سیڈ پروڈکشن کو ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ کرے، اس سے ہمارا جو ہم جو آگے کے لیے سیڈ تیار کریں، اگر ہمارے پاس 10 ایکڑ ہے تو 1/4 ایکڑ سے بہت کم، مطلب 1 ایکڑ کا 10ویں بھاگ میں بھی اگر ہم سیڈ پروڈکشن کرتے ہیں اور سیڈ وہ جو ساری ٹیکنکس اپنائی جاتی ہیں اس کو طرح سے کریں، تو ہم وہ جو ہم کوئی ویرائٹی لاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یہ ویرائٹی بہت اچھی ہے، تو اس کا پروڈکشن امپروو ہوگا، نہ کہ گھٹے گا، جو میں کہہ رہا ہوں کہ 3 سال میں بدلنا پڑتا ہے، تو وہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اور آگے بڑھنا چاہیے۔ آج وہ 10 کنٹل یا 20 کنٹل پر ایکڑ ہے، تو وہ کل 21 ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے، نہ کہ گھٹنا چاہیے، اور اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، لیکن نارمل تو یہ ہے کہ وہی پارمپرک طریقے ہیں کہ ہم سلیکشن کرتے ہیں، ہم ایسی جراگنگ کرتے ہیں، یہ بہت کامن ہے، میں کسان لوگ سبھی جانتے ہیں، راگنگ مطلب کہ دوسری یونیفارمٹی بنا کے رکھنی پڑتی ہے کہ اس میں ٹائم سے سب ایک ساتھ پکے، تو تبھی ہوگا جب آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں اگر کہیں سے کوئی دوسرا کنٹامینیشن ہو گیا، اس کو الگ کر دیا جائے، اس کی پروڈکٹیوٹی کو مینٹین کیا جائے، سوئل پہ دھیان دیا جائے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ سیڈ پروڈکشن والا مجھے لگتا ہے آج کی ضرورت ہے کہ یہ کسان کو سوچنا چاہیے اس بارے میں، جو لوگ ٹری پلانٹیشن مطلب پھل فروٹ اس طرح، اس میں تو کوئی دقت نہیں، وہاں تو جو ہے ٹیشو کلچر، یا ہم کہہ سکتے ہیں کٹنگ سے، کرافٹنگ سے ویرائٹی مینٹین کی جاتی ہیں، تو اس میں بہت ساری دقتیں نہیں ہیں۔ ہم آج تو ٹوٹل سارا جتنا بھی فروٹ پلانٹ ہے، وہ اس میں ساری گرافٹنگ سے ہم ویرائٹی کو مینٹین کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، کیونکہ بیجو جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ کم پروڈکٹیو ہوگا، بھلے ہی اس میں پھل زیادہ آئیں گے، سائز اتیادی کا فرق پڑتا ہے، تو ہم بیجو جو بھی پودا ہوتا ہے اس پہ کرافٹنگ کر دیتے ہیں، اس ویرائٹی کی جو ہم نے اچھی طرح دیکھی ہوئی ہے، اور بہت اس میں کیا کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں بےمانی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ویرائٹی جو دیکھی پرکھی ہے کہ بھائی یہ اب جیسے دسہری ہے، لگتا ہے وہ بیجو پہ دسہری لگا دیتے ہیں، 20 روپے کل کیا کہتے ہیں آپ کا کوئی بھی آم کی ویرائٹی آپ لگا دیتے ہیں تو وہ وہی ہو جاتی ہے، تو اس میں تو دقت نہیں ہے، جو فروٹ پلانٹ ہے ایسے ہی گوبا میں ہے، یہ کیا کہتے ہیں امرود میں ہے، بہت ساری ہے، اس میں بھی بیجو الگ ہوتا ہے اور وہ الگ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہلس میں آلو سولن میں ہے، ادھر ہے آلو کی ویرائٹی تیار کی جاتی ہے، ابھی وہ
आलू तो आपने देखा होगा कि कंद से लगता है, लेकिन वहां पे जो वैरायटी तैयार की जाती है वो बीज बनाया जाता है आलू का, बीज वहीं निकलता है, हाइट में निकलता है आलू का। और टमाटर की एक भाई बंद है आलू भी, उसके टमाटर जैसे लगते हैं, उसका बीज फिर बोया जाता है, फिर उसको वो इतना छोटा होता है, फिर उसको अलग अलग लगाया जाता है, फिर उसके जो दाने होते हैं, इस तरह से वहां पे वेराइटीज बनाई जाती। तो ये जो बीज बनाने के बारे में, और जैसे वो आपका बंद गोभी का बीज तो हाइट में ही बनता है, ये आप प्लेन्स में नहीं बना सकते हैं, भले ही बिकता है, उगाई भी जाती है, लेकिन सारा बीज ये 2000 मीटर से ऊपर जो हिल्स हैं वहीं बनता है वो, ये नीचे नहीं बनता है। तो ये जो अगर हमको कोशिश कर, और जबकि फूल गोभी का बीज तो कहीं भी बन जाता है। तो ये हमें बीज के तरीके, बीज किस तरह से बने, जैसे हम वेजिटेबल के बीज बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जहाँ रहता हूँ देहरादून में, तो मेरे पास थोड़ी जगह है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि हाँ, ये जो खीरा है, ये खीरे का अगर पौधा लगाते हैं या एक लौकी का लगाते हैं, तो पता चलता है वो सारा उसमें नरी फूल लग रहे हैं, बाजार से लिया माना, उसमें नर फूल ही लग रहे हैं। और बहुत देर बाद, 15-20 दिन बाद, तब उसमें कहीं मादा फूल लगते हैं। इसके पीछे थोड़ा सा होता है ना वो, आप लोग जानते हैं, पीछे से अ, मादा फूल लगेगा, फिर पॉलिनेशन होगा नर से। तो ये ऑब्जर्वेशन की चीजें। अब मुझे एक ऐसा लिया, तो मैंने इधर उधर ही से था बीज, एक ऐसा पौधा मिला, उसमें पहले आ, मादा फूल और नर फूल लगभग लगभग बराबर लगते हैं, मादा भी लगते हैं तो नर भी लगते हैं। तो आपको फ्रूटिंग जल्दी मिल जाती है, आपको खीरा जल्दी मिल जाता है, या आपको लौकी जल्दी मिल जाता है। ये उस गुण है उसका, एक ट्रेट है, एक गुण है उस सीड का या उस वैरायटी का, कि उसमें मादा पहले लगते हैं कि क्या कहते हैं, नर पहले लगते हैं। तो प्रोडक्शन, क्योंकि आप देखते ही रहे हैं कि इसमें तो फूल ही, अब कई कद्दू, अब फूल आए और उसके बाद वो सड़ जाते हैं, फूल आते हैं, मादा भी लगते हैं, नर भी लगते हैं, लेकिन सड़ जाते हैं, ये सब चीजें। तो इसके बारे में किसान को पता होना चाहिए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। ऑब्जर्वेशन का एक हम मतलब ये वैरायटी गलत है जी, ऐसा नहीं। ऑब्जर्वेशन एक किसान का, अगर साइंटिफिक रूप से या उसको खेती करनी है, उसमें इंटरेस्ट जगाना है, उसमें उसको काम करना है, उसको समझना है पौधे को, तो उसको समझना पड़ेगा उस पौधे को कि क्यों इसमें ये फ्रूटिंग हुई, और क्यों इसमें ये फ्रूटिंग नहीं हुई टाइप की। भले ही मौसम का भी उसमें रोल रहता है। आ, जो क्रॉस पॉलिनेटेड चीजें हैं उसमें तो पॉलिनेशन का भी बहुत बड़ा रोल, कि पॉलिनेशन नहीं हुआ टाइमली, तो आप कैसे पॉलिनेशन को इंश्योर कर सकते हैं। लेकिन वेराइटल तो आपको विद इन कई उसमें वेराइटल चेंजेस मिल जाएंगे। आप जो लोग सब्जियां बोते हैं, चाहे 4 पौधे बोते हैं, आप उसमें ऑब्जर्व करिए कि देखिए कि ये क्या, कैसे हो रहा है इसमें, हमारे काम की चीज कौन सी। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो लौकी की खाली वो नर फूल लग रहे हैं, उसके बाद मादा फूल एक आध लग रहा है, फिर नरी लग रहे हैं। तो ये हमारे काम का नहीं है। हमें तो चाहिए कि 50-50% हो, 50 वैसे होता है ना, 70-30 भी हो, 70 नर लगे, 30 आपका मादा लगे, तो हम उसको आ, और अगर पॉलिनेशन में दिक्कत आ रही है, कभी कभी आती है, बारिश बारिश हवा धूप, ये 3 चीज ऐसी हैं जो कंट्रोल करती हैं पॉलिनेशन को। तो हम हैंडी पॉलिनेशन भी कर लेते हैं, भाई नहीं हो पा रहा है, कीट पतंगे, क्योंकि जितने भी ये ये जो कीट पतंगे पॉलिनेशन, क्योंकि ज्यादातर जो कुकुम्बर होता है उसमें कीट ही होता है, कीट से पॉलिनेशन होता है आपका।
मक्का है, मक्का में कीट से पॉलिनेशन नहीं होता है, मक्का में हवा से पॉलिनेशन होता है। तो अब जो कीट से पॉलिनेशन हो तो सिर्फ एक कीट चाहिए, और जो कीट होते हैं उनका एक समय होता है बाहर आने का, पॉलिनेशन करने का, या वो पराग जब खाते हैं तभी पॉलिनेशन होता है। तो कभी कभी बारिश 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार चल रही है तो नहीं आते हैं, पॉलिनेशन नहीं होता है, तो आपका कद्दू सड़ जाता है, आपका जो फूल लगते हैं छोटे छोटे वो सड़ जाते हैं। तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्यों सड़ रहे हैं। और उसमें आप क्रॉस पॉलिनेशन, हैंड पॉलिनेशन बहुत ईजी चीज है, वो कर लो खुद ही और आपका फल निकल जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें मतलब किसान को अब पता होना चाहिए कि मैं जो बीज बनाता हूँ, जो मैं बीज खुद कैसे बनाऊं, उसको इम्प्रूव कैसे करूं। मैं एक एग्जांपल दूं, बहुत ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। सपोज हमारा एक आलू का खेत है, उसमें कोई तगड़ी बीमारी लगी, और लेकिन एक दो जगह पे कोई एक दो पौधा बड़ा अच्छा खिला हुआ है, बच गया, हम कह सकते हैं कि बच गया, या उस पे बीमारी नहीं लगी है उसी के बीच। तो अब हमारा सेंस क्या होगा कि यार ये तो सारा खेत तो खत्म हो गया, पर ये एक पौधा कैसे बच गया। तो डेफिनेटली उस पौधे में कुछ विशिष्ट चीज है, कुछ उसमें रेजिस्टेंस है उस बीमारी के प्रति कि वो बच गया। हम उसके बीज को संरक्षण करेंगे, उसको आगे बीज प्रोपोगेट करेंगे, उसको आगे बोने की कोशिश करेंगे, और फिर देखेंगे कि भाई क्या इस पे फिर ये बीमारी लगती है कि नहीं। ये हमें प्रकृति सिखाती है। प्रकृति ने तो इतना मतलब अरेंजमेंट किया हुआ है। आप आ, हम मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि अभी आ, इस पूरी पृथ्वी में 70% लेग्यूमिनस प्लांट है। लेग्यूमिनस मतलब जिनकी जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है प्रकृति द्वारा, और जिसमें ये नाइट्रोबैक्टर या जो भी है काम करता है। तो प्रकृति ने अपनी व्यवस्था की है कि नाइट्रोजन जमीन में कैसे आए ज्यादा से ज्यादा, इसलिए ज्यादा पेड़ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट के, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट के ट्री होते हैं। ट्री, बड़े बड़े पेड़, ये सारे ये प्रकृति ने अपनी व्यवस्था की है। पीपल का पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, आपने देखा कभी पीपल जमीन में नहीं उगता। उसका इतना बीज बनता है, अरबों खरबों बीज एक ही पेड़ बनाता है, लेकिन इतना छोटा बीज वो जमीन में नहीं उग पाता है। इसलिए वो, क्योंकि वो जमीन में नहीं उगा तो वो अपनी व्यवस्था करता है, तो क्योंकि कंपटीशन नहीं कर पाता वो अन्य पौधों से, तो वो ऐसी जगह पे उगता है, पत्थर के पास, पत्थर के ऊपर थोड़ा मिट्टी है उसमें उग जाता है। इस तरह से अपनी व्यवस्था करता है। कुछ बड़े बीज होते हैं, कुछ छोटे बीज होते हैं। बड़े बीज तभी होते हैं जब उसमें इंश्योरिटी होती है कि भाई ये उग जाएगा, ये आगे अपनी प्रोजनी को बढ़ा देगा। तो ये प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति जो अपने आप व्यवस्था करती है, वो बहुत उसी को हमें समझना है। तो प्रकृति में से समझ, सबसे यही किसान पहले भी करते थे। वो बहुत सारी वैरायटी निकली है ना, जो किसान ने निकाली है। पर पुरानी वैरायटी जो है उनके नाम आदमियों जैसे हैं, बंसी, बीट और खापली। ये नाम है, ये आदमियों ने रखी, ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं रखी, ये किसानों ने रखे हुए। और उन्होंने ये वैरायटी सेलेक्ट की है, और एक ही मात्र मेथड है सिलेक्शन का, वो है क्रॉप सिलेक्शन कहते हैं। कैसे वैरायटी, कैसे हम बीज का सिलेक्शन करें, तो उन्होंने सेलेक्ट किया, धीरे धीरे उसको बढ़ाया, उसका प्रेशर देखा, तो फिर बोया अलग से, फिर उसमें सेग्रीगेशन, तो सिलेक्शन किया। मेरा बोलने पर सिलेक्शन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे मिलेट में जो है ना, हमारे यहाँ पे जो मंडवा होता है, रागी काफी होता है। हम, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, बड़ी खेती है, तो वही ज्यादातर लोग उगाते हैं। तो
اس میں ابھی بھی کسان جو ہے جو بڑھیا بڑھیا اس کا کاپ ہوتا ہے، جو فروٹ مطلب وہ ہوتی ہے بالی، اس کو کاٹ کے کھیتی میں کاٹا جاتا ہے، اس کو الگ سے اس کی تھریسنگ ہوتی ہے، الگ سے اس کو بیج کے لیے رکھتے ہیں۔ تو وہ ہمارے پاس، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کسی انسٹیٹیوٹ کے پاس ایک دن میں نے بولا بھی تھا کہ ہمارے پاس تو اس سے بڑھیا پروڈکٹیوٹی جو آپ کے پاس ہے، وہ حیدرآباد جو انسٹیٹیوٹ ہے، ملیٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ان کے پاس جو ویرائٹی اس کا پروڈکٹیوٹی کم ہے، کسان کے پاس جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ ریگولر سلیکشن پروسیجر اپنا رہا ہے، بیسٹ کو سلیکٹ کر رہا ہے اور اس کو پھر اپنے آگے کے بیج بنا رہا ہے اس کا۔ وہ یہ جو پرکریا ہے یہ ہمیں پھر سے اپنانی پڑے گی اور اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اور مطلب میرا اوور آل میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آبزرویشن اور تھوڑا سائنٹیفک انپٹ، آج تو نیٹورک ہے، آپ کیا سوری آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کچھ اویلیبل ہو، آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا۔ تو یہ انٹرسٹ کھیتی، اگر آپ انٹرسٹ نہ رکھیں گے تو آپ کو کھیتی ایک بزنس ہی لگے گا، آپ کو وہ بالکل اگر آپ اس پودے کو سمجھتے ہیں، ایک ہی پودا سمجھنا بہت بڑی چیز ہے، ایک ہی ویرائٹی سمجھنا، اس میں انٹرسٹ جگائیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، یہی سائنس ہے۔ جب آپ کیوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ سائنس بھی کسان کو سمجھنا پڑے گا، اس کو جاننا پڑے گا، اور وہ طریقے اپنانے پڑیں گے جو آج سائنٹسٹ بھی اپناتے ہیں، جو ہمارے پوروج اپناتے تھے، سیڈ سلیکشن کے۔ تو سیڈ پریزرویشن کے، سیڈ کو کیسے رکھا جا سکتا ہے، سیڈ کو کیسے ہم اس کی وائبلٹی بنا کے رکھ سکتے ہیں، کتنا ٹیمپریچر ہونا چاہیے، کتنے سال تک ایک سیڈ ہم رکھ سکتے ہیں کہ اس کی وائبلٹی بنی رہے، کیا ہم ہائیبرڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ کیا ہم ہائیبرڈ پیدا کر سکتے ہیں اپنے کھیت میں؟ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں تھوڑا ٹیکنیکل ہیں، لیکن بہت ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے، سمپل جس نے کبھی اسکول بھی نہیں دیکھا وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ٹیکنیک ہے۔ تو یہ ٹیکنیک بھی آج ضرورت ہے کہ ہم سیکھیں، اور جو ویرائٹی نکل رہی ہیں، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہمارے کیول ہائیبریڈ ہی بنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہائیبریڈ بھی بنانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اب تھوڑا چینج ہو رہا ہے، لیکن جو ویرائٹی بنا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اچھی ہیں پروڈکشن کے حساب سے۔ ہاں ٹیسٹ اس کا، پروڈکشن اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، یہ سب ہمیں دیکھنا ہے، وہ کتنا ہمارے لیے اپیوگ۔ کئی ابھی میں وہ جو الہ آباد سے ہے ان کا قدرت ویٹ ہے ایک، بنسی جی، میں مہاراشٹر میں دیکھا قدرت ویٹ، بہت اچھا پروڈکشن ہے، موٹی موٹی بالیاں، کھانے میں بالکل گوبر بیکار، تو ہے سب دیسی، وہ بڑھیا جمتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کھانے میں اس کا جو دیکھا ہم نے روٹی اس کی، تو بہت ہی مطلب اس کا سواد ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہ بھی امپورٹینٹ ہے کہ اس کا سواد کیسا ہے۔ یہ سب آبزرویشن تو کسانی کو کرے گا نا، کیونکہ اس کھیت کے پاس تو وہی ہے جو دیکھے کہ بھائی اس میں میں جو اگا رہا ہوں کیا وہ میں طریقے سے اگا رہا ہوں، جو آگے بیج رکھ رہا ہوں۔ اب آپ نے جو ہے 5 ایکڑ کسی ویرائٹی کو لگایا، اس کے بعد ہارویسٹر سے اس کو کاٹا، پھر اس کو تھریشنگ کیا، پھر اس میں سے رکھ دیا جی بیج، یہ طریقے سے آپ کا بیج کم ہی ہو، تو ڈیفینیٹلی ڈاؤن گریڈ ہوگا۔ کیونکہ ایک پرکرتی کا میں بتا دوں کہ پرکرتی میں اسٹیرائل ایک گن ہے، اسٹیریلٹی آتی ہے ہر کراپ۔ سپوز ہم کوئی ویرائٹی گیہوں کی اگا رہے ہیں تو اس میں آپ کو 0.5-0.1% اسٹیرائل بیج ملے گا، چاہے کتنی بڑھیا ویرائٹی ہے، کچھ ہے دیسی ہے، کچھ بھی ہے، یہ پرکرتی کا نیم ہے، اس میں
0.1% स्टेराइल पौधे होंगे। जो पौधे स्टेराइल से मेरा मतलब है वो पौधे सब कुछ ठीक है, बीज भी बढ़िया बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन आप उसको जमेंगे नहीं, उसको जमेंगे तो ये स्टेरिलिटी गुण है। और आप जब हम बल्क में कोई सीड बनाते हैं तो वो हो सकता है कि वो स्टेराइल उसमें ज्यादा है, क्योंकि हम कोई साइंटिफिकली सेलेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, उसमें वो स्टेराइल सीड पाना ये अभी 0.1 नेचर का है तो वो 2% हो गया, और हम उसको बीज के ले रहे हैं, आगे हमने वो बोया, हमारे स्टेरिलिटी का परसेंटेज बढ़ गया, नेक्स्ट क्रॉप जो होगी उसमें स्टेराइल सीड ज्यादा है, उसका जर्मिनेशन है ही नहीं। तो इस तरह का मतलब होता है जब हम बल्क में सीड इस तरह का करते हैं, जो प्रोडक्शन पर्पज से उसी का सीड का प्लॉट अलग होना चाहिए, मेरा बोलने का सीड का प्लॉट अलग होना चाहिए, तभी हम जो है एक साइंटिफिक तरीके से, और ये जो विधियां हैं कॉमन विधियां हैं जिसको हम हाइब्रिड कह रहे हैं या बहुत नॉर्मल पॉलिनेशन, ये और सीड सिलेक्शन, वैरायटी का इम्प्रूवमेंट कैसे करें, उस क्यों ऐसा होता है, जैसे मैं भी कह रहा था क्यों ये नर और मादा, क्यों पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, फ्रूट अच्छा आया, फल ये क्या कहते हैं फ्लावरिंग अच्छी आई, फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो ये कॉमन चीजें किसान का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। और ये क्यों ऐसा हो रहा है ये तो आप नेट पे भी ढूंढेंगे तभी तो ओवरऑल बहुत ज्यादा तो मैं नहीं, मतलब मेरा बोलने मतलब है कि ऑब्जर्वेशन से आप जो है अपने प्रोडक्टिविटी अपना अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि भाई ये क्रॉप मेरे लिए अच्छा है, इस क्रॉप में ऐसा प्रोडक्शन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव वैरायटी जो है ना वो बहुत अच्छा उसका उत्पादन होता है, और कोई हाइब्रिड की ही जरूरत है, हाइब्रिड भी एक है जिसको हाइब्रिड उगाना वो उगाए, पर वो प्रोडक्शन पर्पस से है, लेकिन फिर हम डिपेंडेंसी हो रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्शन प्लॉट अलग है और ये कंजर्वेशन प्लॉट अलग है जिसमें आप सीड बना रहे हैं, तो वो टेक्निक और वो चीजें होनी चाहिए, और हमें सीड रखने की आदत अब डालनी पड़ेगी आ, आगे के लिए की। और हमें ये देखो मैंने कहा ना कि एक सिंपल सा चीज है कि मैंने देखा है कि वो उसमें नर और मादा का परसेंटेज ठीक है, फ्लावरिंग एक एक बेल है माना उसकी लौकी की, उसमें देखा गया नर और मादा जो है टाइमली निकलता है। कभी कभी मैंने क्या देखा है कि दो पौधे भी लगाने जरूर, और कभी कभी क्या होता है एक में ज्यादा मादा निकलता है एक में नर ज्यादा निकलता है, ये जो क्रॉस पोलिनेशन वाली क्रॉप, तो वो फिर बैलेंस हो जाता है, ये मतलब समझने वाली चीज है, जिसमें अच्छा परसेंटेज है मेल फीमेल फ्लावर का वो बीज हमें रखना चाहिए, उसको आगे अपने लिए रखना चाहिए, ये मतलब ऑब्जर्वेशन की चीजें हैं। अब हम उसमें बहुत देर बाद क्या कहते हैं बड़ा बेल हो गई, फिर एक दो फ्रूट बढ़िया से लगे बड़े बड़े, और उसको हम फिर इन्हें बीज बना दिया, तो आगे भी उसने वही परफॉर्म करना है, क्योंकि बीज तो ये तो सबको पता है ना, सब इंफॉर्मेशन उस बीज में है, उसने वैसे ही परफॉर्म करना है, फिर आगे वही दिक्कत आए नहीं है, जो करेला हो चाहे कुछ भी हो, तो वेराइटी सिलेक्शन जो क्रॉस पॉलिनेटेड सीड होते हैं उसमें अलग होता है, और जो सेल्फ पॉलिनेटेड जैसे इसमें कि नर मादा एक ही फूल में होता है, जैसे टमाटर बैंगन आपका गेहूं धान, ये सब चीजें, और मक्का तो बिल्कुल अलग चीज है, मक्का बिल्कुल ही अलग चीज है, क्योंकि मक्के में तो पॉलिनेशन बहुत दूर दूर तक किलोमीटर तक होता है, क्योंकि हवा से होता है, और बहुत क्लोज अगर हम उसको देखें तो क्लाउड जैसा बनता है मक्के के खेत, इसको एक बादल जैसा बन जाता है पॉलिन, और मक्का हमेशा ही मतलब दूसरे उसका बाप ही अलग होता है, ऐसे कहते हैं साइंटिस्ट। मक्के में जो है जो बीज बनता है वो उस पौधे का नहीं होता है, दूसरे पौधे फादर उसका दूसरा होता है, पिता जहाँ से वो पॉलन आता है हमेशा ही वो दूसरा होता है, क्योंकि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है, और उसमें कुछ इस तरह से है कि वो
तो अगर कोई वैरायटी बगल में दूसरी लगी हुई है तो क्रॉस पॉलिनेशन 100% होगा। आप उसका बीज बनाएंगे, उसके बारे में फिर आप नहीं कह सकते ये कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये मतलब सीड से रिलेटेड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसीज है इसमें। कितना डिस्टेंस होना चाहिए, आपके बगल में वैरायटी है, एक किसान ने दूसरी लगा रखी है कद्दू की, आप कद्दू उगा रहे हैं या लौकी उगा रहे हैं, उसने दूसरी वैरायटी लाई, आप दूसरी लाई, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस है। फिर आप उस बीज को रख रहे हैं, अगले साल बोल रहे हैं कि यार ये तो परफॉर्म नहीं किया जैसे पिछले साल किया। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन एक इम्पोर्टेंट इश्यू होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सीड सिलेक्शन, सीड, क्योंकि आज मार्केट है तो मार्केट में कई वैरायटी आ रही है, हर किसान अलग अलग ला रहा है। पहले वैरायटी थी नहीं मार्केट में, एक गांव में लगभग लगभग एक ही वैरायटी मिलती थी पुराने जमाने में, और वो बहुत अच्छी होती थी, उसमें सिलेक्शन भी होता था, सब कुछ होता था, तो इसलिए प्योरिटी भी बनी रहती थी। मैं आपको बताऊं कि हाइब्रिड बनाने के लिए प्योरिटी होनी बहुत जरूरी है। उस दो वैरायटी चाहिए होती है ना हाइब्रिड बनाने के लिए, फिर क्रॉस पॉलिनेशन किया जाता है। तो उसमें जो वैरायटी आप सेलेक्ट करेंगे ना वो प्योर होनी चाहिए, बिल्कुल देसी। प्योर का मतलब है देसी। तो उसको पहले ही क्या करते हैं कि वो जब हमने दो सेलेक्ट कर दिए साइंटिफिकली कि यार ये इसको क्रॉस कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हाइब्रिड बनता है और जो प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ जाता है। तो वो तो रिसर्च का विषय है कि कौन कौन सी वैरायटी से मिलाने से, उसको क्रॉस पोलिनेशन करने से अच्छा निकलेगा। लेकिन जब ये पता चल गया तो फिर तब वो प्रक्रिया, मतलब वो उससे पहले हमारा ये होता है कि वो उसको प्योर किया जाए, तो उसको बोया जाता है, एक वैरायटी को इधर एक को इधर, जिसको हमने क्रॉस पोलिनेशन का। फिर उसमें जो प्योर बनाया जाता है, मतलब उसमें रॉगिंग की जाती है, जो अलग तरह का निकल रहा है कुछ, क्योंकि ये तो सतत रूप से हाइब्रिड ही है, बहुत सारी हाइब्रिड ही पैदा हो रहे नेचुरल। अगर तीन चार वेराइटी के कद्दू, तीन चार वेराइटी के लौकी अगर आपके आसपास है, तो वो जो पौधे बन रहे हैं, ज्यादा संभावना 80% उसमें ये है कि वो सब हाइब्रिड है। क्योंकि वो हाइब्रिड मतलब क्रॉस पॉलिनेटेड, एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी। तो प्योरिटी मेंटेन करना आज के जमाने में बहुत थोड़ा सा कठिन काम भी मैं कहूँगा। अगर किसी का खेत दूर है, गांव में इकट्ठे हैं, वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी उगाई जा रही है, तो वहाँ पे आपका वो वैराइटल जो वैरायटी आप उगा रहे हैं, जरूरी नहीं है अगले साल वो वैसा ही परफॉर्म करे जैसा, क्योंकि बगल में दूसरी वैरायटी है, क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस है। हाँ, सेल्फ पॉलिनेटेड में संभावना कम होती है। आप 8-10 मीटर, 2-4 मीटर का डिस्टेंस भी काफी, जैसे टोमेटो, बैंगन में संभावना कम, लेकिन तब भी संभावना बनती है। क्योंकि कीट का जो कीट से जो पॉलिन, अब उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा कीट से, तो कीट इधर से उधर तो जा ही सकते हैं। तो इसलिए जो है वेरिएशन हो जाता है, मेरा कहने का मतलब इसलिए जो है हमारा जो अगला हमारा देसी वाला चक्कर है कि ये बीज जो है आगे वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है जैसे पिछले साल किया था। तो ये कारण कि वो जो है हम आज तो कई वैरायटी एक ही जगह पे उग जाती हैं, और दूसरा ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन और फिर हमारा सिलेक्शन कि वो वैरायटी कैसा था और उसने कैसा प्रोडक्शन किया, उसको क्लोजली वॉच करना जरूरी है। आ, क्या वो आ, फिर ये तो पहला स्टेज है प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन साइज ये तो एक लेवल है। दूसरा लेवल आता है कि उसमें डिजीज रेजिस्टेंस कितना है, प्रकृति के प्रति, या प्रकृति की जो बारिश हो जाती है कभी ज्यादा, कभी धूप ज्यादा हो जाती है, या जो प्रकृति जो मतलब क्लाइमेट चेंज के जो इश्यू हैं उसको भी सहने की क्षमता। तो लोगों ने बहुत सारी वैरायटी निकाली है, फ्लड रेजिस्टेंट वैरायटी देसी, जो फ्लड भी हो रहा है तब भी हो जाती है, उड़ीसा में मिल जाएंगे ऐसे धान बहुत सारे।
कई धान ऐसे हैं जो पानी में ही होते हैं, जो पानी वो है पूरे जिंदगी भर पानी में डूबे हुए हैं वहां, तब भी प्रोडक्शन होता है। तो ऐसी हमारे पास देसी बहुत सारी वेराइटी है। जो जैसे मंडुआ है, तो मंडुआ क्यों, इस ये मिलेट है, लेकिन अब कितना ही सूखा पड़ जाए मंडुआ हो जाएगा, कितना ही बारिश हो जाए मंडुआ हो जाएगा। चाहे वो कभी भी हो, मंडुआ ने होना ही होना है। वो एक मीडियम, वो कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, तो वो सारी कंडीशन को सहता है। ऐसी बहुत सारी वैरायटी है जो रेजिस्टेंस है। ये ऑब्जर्वेशन से पता चली है, ये कम्युनिटी में देखने से पता चलता है कि वो इस पौधे को क्यों इतने सालों से उगा रहा है, उसके एक्सेप्टेंस क्यों है। तो ये कम्युनिटी बताती है कि क्यों वो उगा रहा है, पूछेंगे तो वो बता देगा। हमारे यहाँ पे राजमा होती है, तो नॉर्मली जो मार्केट का रोल है वो ये है कि वैरायटी, सफेद, पीली, लाल, छोटी, बड़ी, तो अलग अलग वैरायटी तो अच्छा लगता है, एक कलर में होती है। लेकिन वहाँ जो राजमा उगाते हैं लोग, सब मिक्स उगाते हैं, उसमें आपको 10 तरह की मिल जाए। तो हमने पूछा उनको कि भाई ऐसा क्यों आप, और उसको रेट कम मिलता है क्योंकि मार्केट दूसरी तरह का है। मार्केट में देखते हैं यूनिफॉर्म, उसका रेट ज्यादा है, बहुत फर्क पड़ता है, 30-40 रुपए का किलो में। फिर वो छानते हैं, पहले इकट्ठे उगाते हैं फिर छानते। तो हमने कहा भाई अलग अलग ही तो उगाओ वेरायटी ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा हमने किया था, लेकिन क्या है कि यहाँ पे पता नहीं है मौसम का। तो हमारे पास तो 8-10 वेरायटी है, तो उसमें से कभी मौसम खराब हो गया, क्योंकि उसका फ्लावरिंग सीजन भी अलग अलग होता है। फ्लावरिंग फ्रूटिंग सीजन थोड़ा बहुत वेरिएट करता है। तो नॉर्मली जब फ्लावरिंग के टाइम बारिश ज्यादा होती है, 2-3 दिन तक रेगुलर रहती है, तो फ्रूटिंग नहीं होती है, सेट नहीं होता है fruit। और तो उसको दृष्टिगत रखते हुए वो 8-10 वेरायटी उगाते हैं जिसमें वेरिएशन रहता है फ्लावरिंग फ्रूटिंग का। तो ये श्योरिटी रहती है कि 50% या 60% तो प्रोडक्शन हो ही जाएगी, क्योंकि वो वेराइटी ये नहीं हुई तो दूसरी हो जाएगी। तो ये लोगों ने ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। उस और फिर जो साइंटिफिक इनपुट हैं, आजकल तो हमारे पास कीवी के हैं नजदीकी सबके, तो वो मेरा उद्देश्य यही है कि मतलब मैं सीड प्रोडक्शन, सीड स्टोरेज, अब स्टोरेज की मैं बात करूँ तो पारंपरिक तरीके में तो हमारे यहाँ पे लाल मिट्टी में एक एरिया है जहाँ पे लाल मिट्टी बिकती है, निकलती है खदान से लाल मिट्टी, कलर की मिट्टी। वो ऐसे ढेले ऐसे बनाते हैं गोले। वहाँ पे कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी निकालती है, गोले बनाते हैं, फिर उसको एक गोला बदले 1 किलो अनाज। पहले अभी कुछ समय पहले तक पैसा नहीं है तो अनाज दे दो, और वो मिट्टी को क्रश करके उसको एक साथ बीज मिला के उसको रखते हैं। और वो सीड बिल्कुल, उस पर कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई बीमारी नहीं लगती, पुराने तरीके। आ, आ, चिंतल वेंकट रेड्डी जी ने एक नया इनोवेशन किया, तो मुझे लगता है वो उसमें वो सब सारे मिनरल हैं, सब कुछ है उस मिट्टी में, क्योंकि वो मिट्टी हमारे यहाँ भी ऐसी मिलती। तो ये इनोवेशन, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मिट्टी विभिन्न प्रकार विभिन्न कलर की मिट्टी अगर कहीं मिलती है तो वो एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है। उस पे काम होना चाहिए कैसे उसको हम न्यूट्रिशन के रूप में प्रयोग करें। ये सब्जेक्ट से अलग है। मैं बीज के बारे में तो यही कहूंगा कि ये तो कि सारा बीज खराब नहीं है जो मार्केट में है। राजधानी एक कंपनी है, राजधानी सीड्स, सब लोग जानते होंगे, सभी जगह है, काफी बड़ी कंपनी। उसके पास कोई हाइब्रिड नहीं है, उसकी वो बनाती नहीं है। उसका बीज आप देखना, वो हाइब्रिड है ही नहीं। अगर आप उसमें, ऐसा नहीं है उसका सारा बीज बहुत बेकार है, बहुत सॉरी बहुत अच्छा है। वो सब देसी, मतलब पॉलिनेटेड सीड है। वो बेचती ही नहीं है हाइब्रिड। अब बेचने लगी हो मुझे पता नहीं, पर मुझे जैसी जानकारी थी कि वो हाइब्रिड नहीं बनाती। वो सिर्फ इम्प्रूव सीड बनाती है, थोड़ा वो टेक्निक अपनाती है कि अच्छा बीज करती तो किसानों के साथ ही मिलके करती है, किसानों से खरीदती है ना।
तो वो ध्यान रखते होंगे उनके साइंटिस्ट भाई कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन और कंटेमिनेशन ना हो, अदरवाइज वो उसका बीज मुझे ठीक लगा। और बेस्ट है कि हम NVPGRA द्वारा जो प्रोड्यूस सीड है तो ऑलरेडी मार्केट में है, उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी भी है, उसको भी हम ला सकते हैं और वो रेगुलर निकालते रहते हैं। लेकिन हम उसको अपने जरूरत के हिसाब से उसको आगे कैसे उसको मेंटेन करें, कैसे उसको अच्छा इम्प्रूव कर पाए। इम्प्रूव का तरीके मैंने कहा सिलेक्शन ही एकमात्र मेथड, या वो सेलेक्ट कर सके। एक क्या पहला फ्रूट सीड के लिए रखे कि लास्ट फ्रूट सीड के लिए रखे, ऐसा कई बात चल रही थी। तो ये भी देखने वाली बात है। तो ये किसान कह रहा था कि पहला रखने से वो पहले फ्रूट करेगा, तो लास्ट वाला फ्रूट रखेंगे तो अगले साल जब हम उसको बोएंगे उस बीज को तो वो थोड़ा देर में फ्रूटिंग करता है, ऐसा उसने बोला। देखो मैंने साइंटिफिकली ये प्रूफ नहीं है, और देखने वाली बात है कि क्या ऐसा होता है, हमने देखा नहीं। हो सकता है, कोई भी चीज दुनिया में संभव है। तो ऑब्जर्वेशन देखना, किसान एक इंटरेस्ट जगाना पौधे के प्रति, तब उसमें मजा आता है कि भाई हम खेती कर रहे हैं वैज्ञानिक रूप से। एक खाली प्रोडक्शन पैसे वाला एंगल अगर हम किसान रखेगा तो उसको कभी मजा नहीं आएगा, क्योंकि खेती में उतना बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो है नहीं, मजा भी तो आना चाहिए। तो मजा तभी आएगा जब वो समझेगा, कोशिश करेगा पौधे को समझने की, वो कैसे काम करता है, और साइंटिफिक इनपुट उसमें इन्वॉल्व हूँ। तो मेरा आज का उद्देश्य यही था कि थोड़ा सा हमें सीड के प्रति जागरूक होना चाहिए, सीड प्रोडक्शन पे हमें ध्यान देना चाहिए। और सीड प्रोडक्शन इस तरह से नहीं होगा जो अभी हम तरीके अपना रहे हैं, थोड़ा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। और करके देखो एक दफे, नहीं आपको लगता है नहीं हो रहा है तब छोड़ो, लेकिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट किसान को आप करने चाहिए। हम एक दूसरी अब काफी हम दूसरे युग में, और हमें मार्केट डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, फर्टिलाइजर या सीड या जो भी जिस पे भी पेस्टिसाइड। अब बहुत सारे इसी हमारे सदन में बातें होती रहती हैं कि ये हम सेल्फ सस्टेन कैसे बनाए। तो आज की जरूरत ये है कि हम बहुत पैसा मार्केट में किसान की जेब से जा रहा है, बहुत पैसा, और कंपनियां समृद्ध हो रही हैं, किसान गरीब हो रहा है। और एक सर्वे भी मैंने बहुत पहले देखा था, उसको उन्होंने कहा था कि पिछले 20 30 40 सालों में इतना पैसा किसान की जेब से कंपनियों को गया है कि हमारे देश का एक साल का GDP भी उससे कम है। जितना हमारी टोटल इनकम होती है देश की, उससे ज्यादा किसान से कंपनियों को चला गया। किस रूप में? ट्रैक्टर के रूप में, मतलब जो भी कंपनियां बनाती, कुछ तो जरूरतें हैं, लेकिन ये बात सत्य है, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन है, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम कितना पैसा बाहर देते हैं और कितना हमारे पास आता है। चलिए हम एक दूसरे से आज, हम तो अमेरिका की चीजें खरीद रहे हैं, अपने अमेरिका की कंपनी की चीजें खरीद रहे हैं, एक किसान खरीद रहा है। फायदा किसको हो रहा है? वो अमेरिका वाली कंपनी, क्योंकि उसका माल बिक गया। तो अब वो टेक्निक, क्योंकि हम उस तरफ जा भी रहे हैं, सरकार उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, उस चीजों को ध्यान दें कि हम अपने खर्चे कम से कम, वो अपने जो बड़ा बाजार पे जो डिपेंडेंसी है उसको कितना कम कर सकते हैं। उसमें सीड भी एक है, सीड भी हम बाजार से की मात्रा में खरीदते हैं। तो मेरा आज का यही उद्देश्य था, क्योंकि हम सीड पे टेक्निकली तो बहुत दफे बात कर चुके हैं। तो जी अगर इसमें कुछ टाइम भी काफी हो गया है, जी जी जी। किसी को पूछना है तो। हाँ जी, मुझे लगता है दुबे सर ने हैंड राइज किया था। जी। अ, जी जी। जी दुबे सर, आप, आपका हैंड राइज था। नहीं, वो गलती से हो गया था। पहले पवन जी का सुन लेंगे, बाद में समय है तो मैं बात करूंगा। जी
शायद पवन सर हमारे बीच में चले गए हैं कुछ काम की वजह से चले गए होंगे। अब तक जुड़े थे चलो पवन वो कोई नहीं, हाँ जी। कि रावत सर ने बहुत क्योंकि ही टाइम भी हो गया है। बहुत इसने बीच राजीव में जी का रोका हैंड तो रेज है है सर, नहीं। राजीव जी का। हाँ जी राजीव जी, ओम राजू सिंह ओम जी जी। सदन को प्रणाम। बड़ा ही शानदार योग हुआ आज का। थोड़ी गति तेज थी, गति अभी भी तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर बीच पे जो चर्चा किए हैं, बड़ी आनंद आया। बड़ा गहन अध्ययन है आपका। एक जो कंपनी का नाम बताए थे, फिर से बताते तो अच्छा होता। बंधानी वो बोले राजधानी कह रहा था, मेरा। मैंने कहा राजधानी कंपनी का जो बीज है ना, वो लगभग वो देसी बीज, मतलब एक तरह से हाइब्रिड नहीं बना। जी, राजधानी, धन्यवाद जी धन्यवाद। आज सदन में रावत सर ने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन सरल शब्दों में बीज पर दिया। किसानों को कैसे कम खर्च में खेती करनी है और अपना बीज, देसी बीज कैसे हमें बचाए रखना है, इस पर बहुत ही ज्ञानवर्धक आज हमें मार्गदर्शन मिला। और हमारे सदन में और भी कोई भाई बहन रघु रावत सर से सवाल करना चाहते हैं तो अपना हैंड राइज कर सकते हैं। और शरद भैया जी, शरद भैया जी से मैं आमंत्रित करती हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो फिर सादर आमंत्रित है। जी चलिए, सदन में किसी का कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है सबने बहुत ही अच्छी तरह से सुन लिया है। और मैं ही एक बात पूछना चाहती थी रावत सर की, जो हम बीज को संगोपन रखते हैं तो फिर उसका जो है हम संरक्षण कैसे किस प्रकार से करें, जब 2 साल 3 साल हम घर में बीज रख सकते हैं इसको तो। लेकिन नहीं, वो बीज तो देखो, कोई भी बीज हो, वो समय के साथ उसकी वायबिलिटी घट जाती है अगर हम उसको केवल रखे हुए हैं। एक ही तरीका है उसका, जो साइंटिफिक तरीका है कि उसको -30-35 डिग्री या काफी कम टेम्परेचर पे हमारे एनवीपीजेआर में रखा जाता है। उसको बहुत लो टेम्परेचर पे रखा जाता है तो वो उनका सर्वाइवल रेट स्थिर रहता है। ऐसे बहुत सारे लाखों बीज रखे हुए हैं जो देसी बीज थे। ऐसा नहीं है, ये देसी बीज सब अगर आप एनवीपीजेआर की जो जो जहाँ वो प्रिजर्व करते हैं तो वो प्रिजर्व किए जाते हैं। कुछ बीज ऐसे भी हैं जो क्या कहते हैं, बिल्कुल उनका प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है, देसी थे, पुराने थे, वो रखे हुए हैं। और वो बीज कभी भी काम आ सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड बनाने के लिए, आगे सीड इम्प्रूव करने के लिए हमें उन देसी बीजों की जरूरत पड़ती है, जो जिनकी प्योरिटी बनी हुई, जिनका प्योर है, पता है जैसा बोएंगे वैसा निकले। तो वो बीज रखे हुए हैं। उनको लो टेम्परेचर पर जितना आप रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे या इस तरह, तो उसकी वायबिलिटी बढ़ेगी। नॉर्मली टेम्परेचर जब बढ़ता है तो तब बीज खराब होता है। तो जित हम फ्रिज भी आजकल कॉमन हो गए हैं। अगर किसी बीज को हम बहुत अच्छा उसका जर्मिनेशन बनाए रखना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए भी, तो हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि टेम्परेचर उसका डाउन टेम्परेचर पे वो रहे। जी। और क्या कहते हैं, संरक्षण के तरीके पारंपरिक तो बहुत है, पर वो उन बीजों के लिए हैं जो हम हर साल बोते हैं। वो लोग कीड़े से बचाने के लिए वो तरीके तो अलग हैं, वो अलग विषय है कि बहुत सारे तरीके हैं पारंपरिक के, हम कौन सा उपयोग में लाते हैं। ये वहाँ की परिस्थिति के अनुसार है, कम्युनिटी के अनुसार है कि वहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है, तो वो
संरक्षण, बीज संरक्षण मतलब प्रिजर्वेशन, ताकि उसकी वायबिलिटी बने रहे, कीड़ा ना लगे। इसके तो बहुत सारे है, ये अलग से एक सब्जेक्ट है। तो वो तरीके पारंपरिक भी है, और अगर हम दूसरे उसमें कहते हैं, लोग कहते हैं बेबिस्टीन लगाओ, ये करो, तो आपका जो मार्केट में सीड आता है उसपे तो बेबिस्टीन और ये फंगीसाइड से ट्रीटेड होता हो, ताकि उस पे फंगस न लगे। हमारे पारंपरिक तरीके अलग है। मैंने कहा जैसे वो लाल मिट्टी में डाल देते हैं तो उससे भी फंगस नहीं लगता है। तो परिणाम तो एक ही है, लेकिन विधियां अलग अलग हैं। जी जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। चलिए, मुझे लगता है बहुत समय हो गया, 8:31 हो गए हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम आभार के लिए आदरणीय नीलकंठ साबळे भैया से आमंत्रित करते हैं। जी नीलकंठ साबळे भैया, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी रमेश चंद्र मेहरा जी, भाई साहब। जी शरद वर्मा जी। वही जी 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 जी, जी स्वागत है शरद भैया आपका। सदन आप को अपनी बात भी रखिए और बात के साथ आप भी आभार भी करा दीजिएगा। परिणाम। थोड़ी आवाज नहीं जी क्लियर आ जी, रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही आज थोड़ी। की योगशाला तो बहुत आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और रावत साहब की तो एक एक बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आज भी हमें याद है कि उन्होंने जो हमें बहुत सारे फंगिसाइडों के बारे में बताया था, और मक्का के जैसे माइक्रो राजा के बारे में बताया था, हमें आज भी याद है और हमने उसका अनुसरण भी करा है। तो मैं उन्हें बहुत साधुवाद देता हूं कि वो हमेशा ऐसी ऊर्जा हमारे सदन में देते रहें, और हम लोगों को नई नई जानकारियां, नया अब उनसे सीखना है, कैसे हाइब्रिड बीज बनाना है, कैसे आगे ओपी वैरायटियों को संरक्षित करना है, ये सारी चीजें उनसे सीखनी है। और आज मैं जो सदन में आज जो सभी लोग उपस्थित हैं, मैं उनका आभार सभी का व्यक्त करता हूं। आज हमारे भ्राता भगवान दास कुशवाहा जी जो हमारे महत्वपूर्ण हैं, और एक हमारे वैद्य भी हैं, भुवनेश्वर प्रसाद जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, और उनका स्वास्थ्य हम कामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर हमारे योगाहार कार्यक्रम में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। कल्पना बहन जी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। कृष्ण सिंह जी, मुनीलाल सर, जिनकी ऊर्जा प्रतिदिन हमें देखने को मिलती है, और वो हमेशा निरंतर 24 घंटे इस योगाहार कार्यक्रम के विषय में सोचते रहते हैं। ओमकार नाथ जी, वो भैया हमेशा आते हैं, और एक एपीओ के विषय में उनका काम चल रहा है, वो भी आज के हम अतिथि रावत साहब, उनकी तो बात ही बहुत निराली है, वो बहुत सारी हमें ऊर्जा हमेशा देते हैं, और उनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो सिखाने का जो ढंग है, वो बहुत विशिष्ट है। श्याम सुंदर गौर साहब, तुलेराम पटेल जी, सभी का बहुत बहुत आभार है। और योगाहार की जो रिकॉर्डिंग टीम है, उनका क्या हो, तो उनका भी बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम
आवाज नहीं आ रही है, आवाज मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बेरी पे चढ़ जाओ। कट रही है, आवाज आ रही है मगर कट रही है। तो क्यों कट रही है? बेरी पे चढ़ो ना। गाड़ी में हम लोग आभार व्यक्त कर देते हैं। देखिए शरद भैया ने आज गाड़ी में आवाज कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।